औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इत्शामुल हक। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक फतेह साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक फतेह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक सर। तारिक फतेह साहब को हम अक्सर इंडियन चैनल्स में देखते हैं और मुसलमानों को और इंडिया को और पाकिस्तान को, खासतौर पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। और साथ हमारे मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के टीचर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तारिक फतेह साहब, आप किस मुल्क के रहायशी हैं? आप इंडियन नेशनल हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं या कैनेडियन नेशनल है? आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरी सिटीजनशिप कनेडियन है, लेकिन मेरी पिछली कोई 500 पुश्तें हिंदुस्तानी हैं। हम राजपूत हैं जो पंजाब में आए थे 1800 के ज़माने में। वहाँ कसूर साइड पे मुसलमान हुए। वहाँ शेख बरादरी, आपको पता है कि जो पंजाब में शेख होते हैं वो टाइटल दिया जाता है। वो तो सारे हम लोग हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुए में। और मतलब वी हैव बीन इन गुजरात। मेरे चची सेनेटर भी थी वहाँ से सबसे पहले, समिया उस्मान फता। ये 1970s की मैं बात कर रहा हूँ। तो पुराना शहर लाहौर में भी मैंने बचपना गुजारा है, लेकिन पढ़ा मैं कराची यूनिवर्सिटी से हूँ। और बड़ा खूबसूरत शहर होता था एक ज़माने में कराची। ठीक सर, लेकिन आप पाकिस्तान छोड़ गए जब आप 1960s में, 68 में, 70s में आपने पाकिस्तान छोड़ा? 78 में हमने ज़ियाउल हक को चख के छोड़ा। ठीक, उनका भी जहर जब चखा उन्होंने। मैं पाकिस्तान टेलीविजन में प्रोड्यूसर था, तो उन्होंने सेडिशन का केस किया मुझ पे। और इतना झूठा केस था क्योंकि मैं तो भुट्टो साहब के बिल्कुल खिलाफ था। आई थॉट ही वॉज अ फैशिस्ट। लेकिन उन्होंने ये चार्ज लगाया कि मैं पीपीपी की तरफ से टीवी स्टेशन को टेक ओवर करने वाला हूँ। लाहौर में भी एक वाक्य हुआ था, शायद महमूद नदीम वगैरह ने जो किया था 78, मुझे उनके साथ जोड़ के ना, क्योंकि उनसे दोस्ती थी, दे चार्ज मी विद सेडिशन। एंड बड़ा लंबा ट्रायल चला। उसके बाद आई वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, कंप्लीटली ट्रम्प्ड अप चार्जेस। एंड देन उन्होंने कहा कि इनको कहीं जॉब, आई वाज नॉट अलाउड टू टेक अ जॉब इन पाकिस्तान। तो वहां मुझे जाना पड़ा जहां मैंने कही, मेरे कोई चाहत नहीं थी सऊदी अरब में जाने की। वहां कॉपीराइटर की जॉब मिल गई, तो हम चले गए। कुछ तो 10 साल आप वो जॉब करते रहे? हाँ, 10 साल रहा। एक बच्ची भी मेरी वहां की है, सऊदी पैदा हुई भी। ठीक सर, याह्या खान के जमाने में और अयूब खान साहब के जमाने में भी आप डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़े और आपने जेलें काटी। हाँ, लेकिन वो फिर भी भुट्टो साहब से बेहतर जमाना था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमको मुझे पहली दफा अरेस्ट हुआ, दिसंबर की 3 तारीख थी 1968 में। तो वो घर पे पुलिस पकड़ने आई, तो मैं वहीं बैठा था निकर शिकर पहन के। 17 साल की उम्र मेरी माँ ने पुलिस वालों को कहा, ओ तेन किथे लब जाए ना मैंने को भेज देना, और कार नहीं आंदा। अच्छा, पुलिस वाले कन्विंसिंगली चले गए ढूंढने। उसके बाद जो मेरी वहां पिटाई अम्मा ने की, इतने वो पुलिस वाले वापस आए, बोले देखे जी यहीं बैठा हुआ था आपने। तो कहते इसको जाके जरा ठीक करके लाओ। दे टुक मी। लेकिन किसी पुलिस वाले ने, आई एम टेलिंग यू दिस टू क्रेडिट देम, कभी हाथ नहीं लगाया किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को। मैं अयूब खान की बात कर रहा हूँ। बिकॉज वी वर चिल्ड्रन, अब तो अडल्ट भी नहीं थे। आराम से लेके गए, वो थाने में बंद किया। रमजान था, ये भी मुझे याद है। एंड वहां से जेल लेके गए। खैर वो हुआ। बट इवन अंडर याह्या खान जब हमें मच जेल ले जाया गया, तो हथकड़ियां जो पहनाई थी ट्रेन में, वो हथ में से हमारा हाथ निकल जाता था। तो वो कहते थे, सर्दी जब स्टेशन आए ना तो हाथ डाल लिया करो प्लीज, हमारी नौकरी जाएगी। किसी ने फिजिकली, हम 4 लोग थे मच में, हाँ, nobody ever did। उसके बाद भुट्टो साहब के जमाने में टॉर्चर बिकेम इंस्टीट्यूशनल। ये लोग उनकी चाहत में नहीं बोलते हैं, दैट्स डिफरेंट। बट मैंने बहुत जुल्म देखा।
आई वॉज अ टेलीविजन रिपोर्टर एट दैट टाइम। मैं नौडेरो में और आपके मुर्तजा जो लाड़काना में उनका घर है, ईद कई गुजारी हैं, के साथ ट्रैवल भी किया। ही वॉज अ वेरी वेरी विशियस मैन। उनकी बेटी डिफरेंट जी, बट आई एम सॉरी, ये मेरा इंप्रेशन है। मलिक साहब से अब मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब भुट्टोइज्म का अक्सर जिक्र करते हैं और भुट्टो साहब को फॉलो भी करते हैं, अपनी तहरीरों में भी फॉलो करते हैं। मलिक साहब, ये तो प्रॉपर इल्जामात लग रहे हैं भुट्टो साहब पे। तारिक फतेह साहब का कहना है कि याह्या खान बेहतर था, अयूब खान बेहतर था, और जबकि बेहतर नहीं कहा मैंने। अगर भुट्टो साहब से कंपेयर करें तो, जुल्फकार अली भुट्टो से कंपेयर करें तो डिक्टेटरशिप ज्यादा थी भुट्टो साहब की। जी मलिक साहब क्या जवाब देंगे आप? ये कहता हूँ कि मैं, जो आपने कहा कि भुट्टो साहब को फॉलो करता हूँ, मेरी राय में मैं इस हद तक उन्हें जमहूरी समझता हूँ, खामियों के बावजूद कि उन्होंने एक आइन दिया और 1970 के पहले इंतखाबात थे मुनसिफाना, गो हमने उसके नताइज तस्लीम नहीं किए और बांग्लादेश बन गया। बाकी तारिक साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि भुट्टो साहब का भी जो दौर था वो आज़ादी सहाफत के हवाले से कोई अच्छा दौर नहीं था। बहुत सारे सहाफियों को जेलों में भी भेजा गया, डिक्लेरेशन भी कैंसिल हुए। तो पाकिस्तान की तारीख में जमहूरी अदवार हो, गैर जमहूरी अदवार हो, हमें कोई सहाफत पे मिसाली दौर आज़ादी सहाफत का नहीं मिलता। जो ये अयूब खान साहब सर 1 साल था, वो जो याह्या खान के इलेक्शन 1970 से पहले का जो 1 साल था, वो बड़ा जबरदस्त साल था सर। जो क्योंकि उसमें कोई पाबंदी नहीं थी और इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन भी ठीक हुआ वो 1970 का। इलेक्शन की हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जनरल अयूब खान ने वर्स्ट जो प्रेस की हिस्ट्री में, दुनिया में वर्स्ट लॉ है वो उन्होंने बनाए, कवानीन बनाए, पीपीओ 1962 प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, और प्रोग्रेसिव पेपर्स को नेशनलाइज किया, मशीनरी उसकी कब्जे में कर ली और प्रेस बिल्डिंग को ताला लगाया, साफियों को अरेस्ट किया, फैज, जालिब, अहमद नदीम कासमी, कितने लोग जो एडिटर थे उनको किया, और हुकूमत ने एक ऐसा कानून बनाया कि किसी भी एग्जिस्टिंग डिक्लेरेशन को वो कैंसिल कर सकते हैं। तो राइट या लेफ्ट की तखसीस नहीं रही, मौलाना मौदूदी भी जेल में गए, उनको सजाए मौत भी। जो ये जनरल याह्या का कह रहे हैं कि उनका ये क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए, लेकिन उनके एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जनरल शेर अली खान, जो इस्लामी के साथ जिन्होंने कहा कि नजरिया पाकिस्तान की तशरीह की, और लाहौर के थोड़ा सा दूर होके बैठिएगा। अच्छा मलिक साहब थोड़ा दूर होके बैठिएगा, मोबाइल को अपने से दूर कीजिएगा। ठीक है जी बेहतर। लाहौर के जो साफी या इम्तियाज आलम और दूसरे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, गद्दारी के मुकदमे चले। और अगर आप प्रेस को रिव्यू करें तो जनरल शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 नकात थे उनके ऊपर डिस्कशन की इजाजत ही नहीं थी, सिर्फ ये कहने की इजाजत थी कि वो गद्दार है और सूबाई खुदमों को, और इस तरह तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि निस्बतन वो ये सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन में तमाम सियासी जमातों को पीटीवी पे आके अपने प्रोग्राम की और तकरीर की इजाजत थी, लेकिन निचली सतह पे स्टेट की वही पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। ठीक ठीक। तारिक फतेह साहब, आप भुट्टो के दौर में पाकिस्तान के मीडिया में थे और आपके सामने सब कुछ हुआ और आप देख रहे ऐनी शहीद हैं उन वाकयात के। आपको क्या लगता है सर, बांग्लादेश क्यों टूटा था और उसमें भुट्टो का क्या किरदार था बांग्लादेश के टूटने में? देखिए, जो 6 नुकात हैं शेख मुजीब खुद नहीं अलग होना चाहते थे। मैं एक बात क्लियरिफाई करूं, मैं उनके साथ भी ट्रैवल किया। फिर प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद होते थे एक वहाँ के, और मोतिया चौधरी जो अब भी कैबिनेट में हैं वहाँ, वो हमारे साथ NSF के हम थे। तो वहाँ एक एप्सू जमात कहलाती थी, ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन, उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन थे, उन्होंने अपने कोई अलग नाम नहीं किया हुआ था। ये सब लोग पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे और इनको सिर्फ ये था कि ये जो जिसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहें। और मैं आपको एक बताऊं, जो सबसे पेनफुल चीज बंगाल में थी वो ये कि जो कोरियन वॉर के बाद से जो जूट की एक्सपोर्ट का पाकिस्तान को जो वेल्थ नसीब हुई है, वो सारी की सारी इन्वेस्ट हो गई इस्लामाबाद शहर बनाने में। ये देखिए, शहर बनते ऐसे नहीं है कि 25 साल में शहर बन गया।
आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि कैपिटल बना रहा है। ये रनिंग ऑफ द रिसोर्सेज, और पाकिस्तान फौज बड़े नेसेंट अंदाज में 58 तक इन्होंने हर कोशिश की कि सिविलियन हुकूमत ना चल पड़े। 59 का इलेक्शन नेशनल पार्टी जीतने वाली थी उस वक्त, अवामी लीग और एनएपी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की, और इस जो सरहदी लाल कुर्ती वाले थे, एहरारी थे, ये सब लोग एक जगह होके एनएपी में दाखिल हुए एंड इट वाज विनिंग। तो इन्होंने यहाँ ही कनाडा में ऑटवा में कॉन्फ्रेंस हुई नेटो की, और अयूब खान साहब को बुला के 59 जनवरी का इलेक्शन से पहले अक्टूबर 1958 में तख्ता उलट दिया। अब आप देखिए कि शायद के अजीज की किताबों में आपको जिक्र मिल जाता है, लेकिन मैं जो मतलब 30-35 साल के 40 साल के नौजवान पाकिस्तानी जो यहाँ कभी आते भी हैं, गिले शिकवे भी करते मुझसे, आप यकीन करिए ना, उनको पता ही नहीं है कि ये 50s कहाँ गए, पाकिस्तान में 1940s में हुआ क्या। दे आर एब्सोल्यूट, दे कैन नॉट से फिरोज खान नून कौन था, उनको मोहम्मद अली बोगरा का नहीं पता, चौधरी मोहम्मद अली का नहीं पता, को 12 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे, कौन क्या कर रहा था। वो नेहरू जी ने कहा था कि जितनी मेरी धोतियां नहीं उतने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदलते। लेकिन आपने एजुकेशन सिस्टम फौज ने ऐसा किया कि वी आर इलिटरेट पीपल नाउ। 48 में पहली जंग हुई बलूचिस्तान की आजादी की, आप मुझे कोई किताब उठा के बता दीजिए जिसमें जिक्र भी है कि बलोच गलत थे। यही कह देना, आपको पता है कि बलूचिस्तान की एम्बेसी थी कराची में, झंडा बलूचिस्तान का था, और इट वाज अ सेपरेट कंट्री क्रिएटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। क्रिप्स कमीशन के पास जिन्ना साहब वकील थे खान कलात के, उनको तो उनकी फीस जो थी उनको तोला गया सोने में, और वो कलात स्टेट ने पेमेंट की अविज फॉर रिप्रेजेंटेशन, एंड बलूचिस्तान बिकेम कलात बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बलूचिस्तान। और जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था जिसमें मरी बुगटी एरिया आता था, दे वर टू जॉइन दैट प्लेस। इतने में आपने फौज मार्च की 1948 में भेज दी, कहीं नहीं है रिकॉर्ड। आपको मैं एक मैसेकर बताऊं जो हुआ 1948 में, जिन्ना साहब की जिंदगी में सुबह सरहद में बारबरा का कहलाया जाता, 600-700 आदमी को लाल ये जो कमीज पहनने वाले थे खुदाई खिदमतगार, उनको दरिया के पास खड़े करके ऑल वाज स्लॉटर्ड। आपकी किताब में नहीं है। और ये कयूम खान जो कांग्रेसी था, वो सडनली जिन्ना साहब का वो हो गया। तो हमारी तो ये तारीख रही है कि अब मैंने सुना जावेद जब्बार बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमेशा से हर हुकूमत के साथ होते हैं। तो हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम एक अजीब से आइडेंटिटी क्राइसिस में, हमें ना किसी को नाराज करने में डर लगा रहता है कि अरे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, शादी की इनविटेशन नहीं आएगी, लोकी की कहेंगे एनू की हो या शादी किथे होएगी, दफनाए किथे जाएंगे। वी आर prisoners of very petty things in life. वरना सर पाकिस्तान बांग्लादेश के टूटने में भुट्टो साहब का क्या किरदार था, मुख्तसरन बताइएगा। Primary, he is solely responsible. I was at the airport when he arrived on in March 29th था क्या था, उसने कहा ladies and gentlemen, Pakistan has been saved। ये कब की बात है? जब फौज घुसी ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां की यूनियन का नाम था डक्सू। मैं ढाका यूनिवर्सिटी की वो इमारत भी देख चुका हूं जहां हर स्टूडेंट को उन्होंने स्लॉटर किया, और वो आके यहां बैठ के कह रहे हैं पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड। और सिर्फ क्या था, भुट्टो डिड नॉट वांट द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। वरना मैं आपको बताऊं, काउंसिल मुस्लिम लीग होती थी, ये दौलताना साहब की बात के लोग, ये जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये ढाका में बैठे हुए थे, नेशनल पार्टी के मीर बजिंजो वली खान ये बैठे हुए थे, ऑल ऑपोजिशन पार्टीज वर सिटिंग इन ढाका के असेंबली का सेशन शुरू हो। भुट्टो साहब ने याया खान के साथ करके ये इधर आ गए। एक हेडलाइन मैं आपको बताता हूं, याद रहेगी, इधर हम उधर तुम। दिस इज भुट्टो स्लोगन। एक बड़ा तरक्की पसंद अखबार निकलता था, उसकी एक हेडलाइन मुझे आज तक याद है,
जब भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर थे, ठा उस पे लिखा था, लोगों ने कहा ये कोई जबान ही नहीं है। आई रिमेम्बर द एडिटर सेइंग ये पंजाबी की जबान है, ठा। मलिक साहब तारिक फतेह साहब ने कहा कि भुट्टो साहब ने कहा था इधर हम उधर तुम, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं ये करता हूँ कि ये जलसे में भुट्टो साहब का सारे जलसे में तकरीर में ये फिक्रा नहीं था। वो ये कह रहे थे कि इधर मगरबी पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत है, उधर मशरकी पाकिस्तान में आपकी अक्सरियत है। तो ये कोई आम इंतखाबात नहीं थे, ये आइन साज असम्बली थी जिसने आइन बनाना था। तो आइन की साफ नोयत क्या होगी, उसमें अब्बास अत्तर साहब एक बुजुर्ग साफी हैं आजाद अखबार में, उन्होंने ये लीड निकाली इधर हम उधर, और वो लीड अब सबसे ज्यादा डिस्कस हुई। लेकिन इनका मैं तारिक फतेह साहब ने जो पहले किया, देखे मशरकी पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं और उसके दूसरे कॉजेज भी हैं। कल्मिनेशन पॉइंट उसका ये जो अमल 50 की दहाई से शुरू हुआ, 1 यूनिट से, आमरीत से और मजबूत मरकज से और जमहूरियत को, अवाम के हक हकमियत को रद्द करने से, आइन की पामाली से, उसकी कल्मिनेशन पॉइंट 1971 में हुआ। तो भुट्टो को उसमें एक किरदार है, लेकिन उसमें और भी किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि 3 तबकों ने जो ईस्ट पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास थी और वहां पे लार्ज लैंड होल्डिंग भी नहीं थी, तो कायद आजम और लियाकत अली खान की वफात के बाद मगरबी पाकिस्तान में जागीरदार, मौलवी और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इन तीनों कुव्वतों ने पाकिस्तान को तोड़ा। अब देखिए, जो फौज इक्तदार करा सकती है, इलेक्शन करा सकती है, जो फौज ताकतवर अनपॉपुलर डिसीजन भी ले सकती है, अगर वो चाहती तो लाख भुट्टो कहते, जो फौज भुट्टो को फांसी दे सकती है वो इक्तदार भी ट्रांसफर कर सकती थी। लेकिन जनरल अयूब खान जो है, उन्होंने अपना बनाया हुआ आइन 1962 का, उसमें ये क्लाज रखी कि अगर सदर फोत हो जाए, पागल हो जाए, इस्तीफा दे दे, तो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कायम मकाम सदर होगा। अब उन्होंने ये अपना आइन बनाया 1962 में, तो उसका स्पीकर उनकी अपनी पार्टी का अब्दुल जब्बार खान, जो एक मशरकी पाकिस्तान से थे। लेकिन अयूब खान साहब इस्तीफा दे रहे हैं, अपने आइन के मुताबिक नहीं दे रहे, जनरल याहिया को इक्तदार दे रहे हैं, यानी अपनी पार्टी के बंगाली को भी वो इक्तदार नहीं देना चाहते। तो पहली बात तो ये कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमसे ज्यादती हुई और डिफरेंट लेवल पे फेलियर्स थे, और जिस तरह इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी थी, राइट्स भी उनको नहीं दिए, तो इंतकाल इक्तदार में नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ऑब्जेक्टिवली कि भुट्टो साहब की गलती क्या थी। उनकी गलती ये थी कि उन्हें इंतखाबात के बाद ये कहना चाहिए था कि देखें, इंतखाबात में अक्सरियती पार्टी अवामी लीग है और मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते, तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि इक्तदार उन्हें ट्रांसफर किया जाए, जो उन्होंने नहीं किया। बाकी फौजी ऑपरेशन शुरू वहां करना गलती थी। और इकबाल अहमद खान जो मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि यहाँ कोस्टल मुस्लिम लीग के लोगों ने मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात किए, तो उसने कहा मैं अयूब खान का आइन तस्लीम कर लूंगा 62 का, उसमें सिर्फ 2 चीजों में मुझे गारंटी दे दे। एक तो ये है कि 1 यूनिट खत्म करके सूबाई खुद मुख्तारी दे दे, दूसरा आप प्रेसिडेंट का सदारती निजाम का टेन्योर मुकर्रर कर दे कि एक टर्म में मगरबी पाकिस्तान का सदर होगा, एक मशरकी पाकिस्तान का होगा नेक्स्ट। इसको भी अयूब खान ने एग्री नहीं किया। तो ये सारी चीज। अच्छा सर, थोड़ा कोशिश करते हैं मुझसे रखें तारिक फतेह साहब भी और आप भी टाइम, ताकि दोनों का कम एक मैं ऐड कर दूं कि वो जो भुट्टो साहब वेस्ट पाकिस्तान की बात करते थे ना, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान नहीं था। उस वक्त भुट्टो साहब सिर्फ जीते हैं पंजाब में। भुट्टो साहब ना सूबा सरहद में जीते, ना बलूचिस्तान में जीते, और सिंध में उनकी 60 सीटों में से 28 सीटें थी। उनको वहां भी ओवरऑल मेजॉरिटी, ठीक है, हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने तो वो इलेक्शन पूरा देखा है। उनकी स्टैंडिंग सिंध में भी बड़ी वीक थी। सिंध के अंदर ये जो सिंधी नेशनलिस्ट थे, जाम साकी टाइप के लोग और नैप के लोग थे, लगारी साहब थे, ये बहुत ही वीक किस्म के सिंधी नेशनलिस्ट जो है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ही यानी बातें ज्यादा करनी, करना कराना कुछ नहीं। जीएम सैयद को देखिए, उनके एक वोट से पाकिस्तान बना ना।
अगर वो वोट इधर होता तो सिंध तो पाकिस्तान में होता ही नहीं। लेकिन ये सिंध में भी गलतियां बहुत हुई हैं, मैं सिर्फ उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान, जो भुट्टो का क्लेम था कि वेस्ट पाकिस्तान एक है, वेस्ट पाकिस्तान एक नहीं था। मुफ्ती महमूद और वली खान की ऑपोजिशन के अंदर पोजीशन ज्यादा वो थी, क्रेडिबल थी, क्योंकि ये जेल के सताए हुए लोग थे। भुट्टो साहब की एक और बात है कि जब अयूब खान ने तख्ता उल्टा तो भुट्टो साहब उस कैबिनेट में थे एज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं 58 के अंदर। उन्होंने 58 में कॉन्स्टिट्यूशन की, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन पे ओथ लिया। मैं इसीलिए कहता हूं कि इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, पर्सनली मैं इस शख्स से इतना इंप्रेस था, आई यूज्ड टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली विद हिम, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मैन। लेकिन एक ईगो मारने वाली, जैसे हमारे तो हर एक पे आन इतनी ज्यादा होती है ना कि हम कहते ओए तू कौन है, कहते थे हम पंजाबी में, मैं खाम खा he would not have humility which very few Pakistani politicians। ये तो प्रोफेसर साहब की बातें सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कल ही टिकट लेके वापस जाऊं पाकिस्तान। आई एम सो हैप्पी टू हियर कि देयर इज सम रैशनल कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान। बहुत दुख होता क्योंकि ये इतने एनर्जेटिक लोग दुनिया में एक कॉम्बिनेशन में आपको नहीं मिलेंगे। आप आइसलैंड चले जाए, पाकिस्तानी को देखने वहां सरवाइव कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, मुझे तो अर्जेंटीना तक में पाकिस्तानी मिल दूर से ही पहचान लेता, अच्छा जी की ठीक हो। दिस सर्वाइव, द चिल्ड्रन सर्वाइव, इट इज इतना सा मुल्क है, वो हर जगह आपको हमारा खाना, हमारी तहजीब, लेकिन हम एंटी इंडियन होने की वजह से सर खुजाते रह जाते।